हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स विद कमल सुथान। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केवीएल और केसीएल, जो कि बैकबोन है फिजिक्स की और आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ हम लोग किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो केवीएल और केसीएल आपको आना बहुत ज़रूरी है। और केवीएल और केसीएल से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एक बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी में भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे केवीएल की इक्वेशंस। तो बच्चों, नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक केवीएल और केसीएल का लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ एक बार उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देखें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना आज का नया टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल। और सेल को हम लोग बच्चों यहाँ पे बोलते हैं बैटरी। अब बैटरी आपने सुना होगा बच्चों कि हम लोग जो बैटरी है आज हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। चाहे हम लोग कार की बात करें, चाहे हम लोग बाइक की बात करें, कार में, बाइक में, चाहे हम लोग घड़ी की बात करें, घड़ी की मिनट की सुइयों को कंटिन्यू रोटेट करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बैटरी के बिना शायद आज की लाइफ मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, यानी कि कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या होता है बच्चों? बेसिकली बैटरी का काम होता है कि सपोज करो आपको एक बल्ब ग्लो करवाना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको बल्ब ग्लो नहीं करवाना है, आपको बल्ब ग्लो करवाना है बहुत ज़्यादा आवर्स के लिए, 10 घंटे के लिए, 15 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, है ना। तो इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एनर्जी सोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। एक घड़ी को आपको रोटेट करवाना है, घड़ी की सुइयों को आपको कंटिन्यू रोटेट करवाना है, तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आपको एक सेल की या फिर एक बैटरी की। ठीक है, तो बैटरी का बेसिकली बच्चों डेफिनेशन क्या होती है? बैटरी का सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी भी सर्किट में आपको कंटिन्यूसली चार्ज प्रोवाइड करवाना है, या कंटिन्यूसली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है, या फिर आप कह सकते हो कंटिन्यूसली आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी है, तो हम लोग यूज़ में लेते हैं वहाँ पे सेल या बैटरी। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो सेल या कोई भी जो बैटरी होती है उसको आपने देखा होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, और वो जो सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल सॉल्यूशन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेल या बैटरी एक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है कि इसमें बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करवानी है तो हम लोग क्या काम में लेते हैं? वो हम लोग सेल काम में लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेल एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आइए जल्दी से हम लोग समझते हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या है बच्चों। सबसे पहले सेल जो बना था, सबसे पहले सेल का जो बैटरी का जो नाम दिया गया था वो सबसे पहले दिया गया 1749 में। साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले वर्ड दिया था बैटरी का। और वो जो बैटरी थी वहाँ पे उन्होंने काम में लिए थे वहाँ पे लिक्विड कैपेसिटर्स। लिक्विड कैपेसिटर्स मतलब वहाँ पे जो सॉल्यूशन था बच्चों वो क्या था? वो लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, और ये जो सेल्स होते थे बच्चों ये लिक्विड फॉर्म में होते थे और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती थी, बहुत ज़्यादा कम होती थी। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ी रिसर्च हुई। उसके बाद में 1800 में सबसे पहले साइंटिस्ट वोल्टा ने सबसे पहले डिस्कवर किया किसको? बैटरी को या फिर सेल को। ठीक है, और उन्होंने यूज़ में लिया कॉपर प्लस जिंक। वहाँ जो सॉल्यूशन उन्होंने यूज़ में लिया वो लिया बच्चों कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, अब इसमें क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये था कि ये जो सॉल्यूशन था ये कैसा था? वेट सॉल्यूशन था, मतलब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था सॉल्यूशन। दूसरा, ये जो सेल थे बच्चों ये प्राइमरी सेल थे। प्राइमरी सेल का मतलब यहाँ पे कि अगर एक बार आपने इसको रिचार्ज कर दिया, अगर आपने इसको एक बार चार्ज कर दिया, ठीक है, आपने इसको यूज़ में लिया और ये डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज होने के बाद में आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ में नहीं ले सकते थे, मतलब ये नॉन रिचार्जेबल थे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सेल होते थे बहुत बड़ा कंटेनर लेते थे, कंटेनर के अंदर 2 मेटल्स को रखते थे, उसके अंदर लिक्विड को फिल करते थे। ठीक है, तो बड़ा कंटेनर को कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। उस बड़े कंटेनर की आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। उस बड़े कंटेनर में लिक्विड जो था बच्चों, वो जो आपने इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे इंसर्ट किए थे,
उन इलेक्ट्रोड्स को वो जल्दी से मेल्ट होते थे लिक्विड के अंदर, तो मेल्ट होने की वजह से उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे और ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया यहाँ पे। उसके बाद 1859 में गैस्टन प्लांटे ने सबसे पहले बनाया यहाँ पे लेड एसिड बैटरी। बच्चों बहुत कॉमन नाम है लेड एसिड बैटरी, जो कि था फर्स्ट सेकेंडरी सेल, मतलब पहला सेकेंडरी सेल जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1859 में। सेकेंडरी सेल का मतलब वो सेल होता है जो जिन्हें हम लोग वापस क्या कर सकते हैं बच्चों, रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार यूज़ में लेने के बाद अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अगेन एंड अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उनको रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये भी जो सेल था वो कैसा था, वेट सेल था, यानी कि यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन था वो लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन को अगर हम लोग काम में लेते हैं तो वहाँ पे सेल की जो एफिशिएंसी है, बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, और उसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद में 1881 में बच्चों कार्ल गैसनर ने सबसे पहले सेल बनाया, एक ड्राई सेल, जो कि बना था जिंक से और किससे, कॉपर से। तो ड्राई सेल की बच्चों बहुत खासियत अच्छी थी कि इसमें सबसे पहली बात तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, दूसरी बात ये सेकेंडरी सेल थे। ठीक है, तो 1881 में हमें सबसे पहले मिला था यहाँ पे ड्राई सेल, और ड्राई सेल के बाद में हमें बहुत सारे कार्ल गैसनर ने ये जो जिंक प्लस कॉपर का सेल बनाया था, इसके बाद में हमने बहुत सारे अलग अलग सेल बनाए। ठीक है, और एफिशिएंसी हमारी कंटिन्यूसली इंप्रूव होती गई। ठीक है, तो आज मोस्ट कॉमनली हम लोग जो कॉमर्शियल सेल काम में लेते हैं बच्चों को, कौन से काम में लेते हैं, ड्राई सेल हम लोग काम में लेते हैं। आप अपनी कार की बैटरी देख लीजिए, आप अपने बाइक की बैटरी को देख लीजिए, वो सारी कैसी बैटरीज है बच्चों, वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ड्राई फॉर्म में। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपकी जो घड़ी का सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेंसिल सेल, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन आप देखिए, वो भी जो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो किस फॉर्म में बच्चों, वो ड्राई फॉर्म में। हाँ है प्राइमरी सेल वो, लेकिन वो किस फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में, क्योंकि ड्राई फॉर्म में जो सॉल्यूशन होता है बच्चों उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1881 के बाद में जो कंटिन्यूसली सेल हम लोग बनाते जा रहे हैं वो कैसे सेल बन रहे हैं यहाँ पे, कॉमर्शियल जो सेल बनते जा रहे हैं वो कैसे बनते जा रहे हैं, यहाँ पे ड्राई सेल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हिस्ट्री थी किसकी, सेल की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल। डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, आप लिख भी सकते हैं, जिसको नोट डाउन करना है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए डिवाइस विच प्रोवाइड कंटिन्यूसली एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों। पहला होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनमें रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, इरिवर्सिबल होती है, मतलब वहाँ पे रिएक्शन अगेन एंड अगेन वापस एक दूसरे को फॉलो नहीं करती है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेल होते हैं प्राइमरी सेल, इनको हम लोग वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो गया तो ये हमारे कोई यूज़ का नहीं रहेगा और हम लोग इसको वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया इसका लैक्लांसी सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, और ड्राई सेल का मतलब जो पेंसिल सेल हम लोग काम में लेते हैं वो वाला सेल हो गया। ठीक है, सेकंड होता है सेकेंडरी सेल, जिसमें रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, रिवर्सिबल होती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि जिन्हें हम लोग वापस क्या कर सकते हैं बच्चों, कंटिन्यूसली रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि हमारी जो फ़ोन में जो बैटरी होती है बच्चों, उस बैटरी के पीछे लिखा होता है LiON बैटरी, यानी लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, पॉलीमर बैटरी। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, सेकेंडरी सेल के, मतलब जिन्हें हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमने देखा कि सेल क्या होता है और सेल कितने टाइप का होता है। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे बच्चों वर्किंग ऑफ सेल, कि एक जो सेल है उसके अंदर सॉल्यूशंस में क्या होता है और किस टाइप से वहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। समझते हैं अब हम लोग वर्किंग ऑफ सेल। बच्चों आपने कोई सेल देखा होगा, उस सेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो हमने एक सेल अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ अज्यूम किया हमने 2 इलेक्ट्रोड्स, ये हो गया अपना कैथोड और एक होगा यहाँ पे एनोड। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, कोई भी जो सेल होगा बच्चों उसके अंदर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग हमेशा एक सॉल्यूशन सेल के अंदर हम लोग इमर्स करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करते हैं। तो ये आपने अज्यूम कर लिया एक सॉल्यूशन है। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं सॉल्यूशन, NH4Cl भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट H2SO4 भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब समझे बच्चों यहाँ पे, अब होता क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन के अंदर डाला, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी मतलब ये आयंस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 2 आयंस बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव आयन और दूसरा बनता है नेगेटिव आयन। ओके,
होता क्या है बच्चों, यहाँ पे सपोज करो एक बना मेरे पास में पॉजिटिव आयन, ये हो गया हमारे पास में एक पॉजिटिव आयन और दूसरा हो गया हमारे पास में एक नेगेटिव आयन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इन दोनों आयन्स के ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से ये जो आयन से ये मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन्स मूव करता है एक इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन्स मूव करता है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होता है और जितना भी नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इसे हम लोग बोलते हैं बैटरी फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन अप्लाई कर रहा है, केमिकल रिएक्शन से फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बैटरी फोर्स। ओके, तो पॉजिटिव आयन्स इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रोड पे आके जमा होते हैं और नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोड की वजह से, इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रोड पे आके जमा होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों होगा क्या कि सपोज करो यहाँ पे कैसा आ गया, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है अगर कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई धीरे धीरे क्या होने लग गया बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो मूव कर रहा था इस इलेक्ट्रोड की ओर, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का अप्लाई करती है फील्ड की सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड फोर्स का अप्लाई करती है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपने पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसको हमने दिया बच्चों टर्मिनल ए और इसको मान लेते हैं टर्मिनल बी। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स अप्लाई करेगी, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी फील्ड की सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और नेगेटिव पे कहाँ अप्लाई करेगी, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही है, राइट डायरेक्शन में, और बैटरी फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही है इस पे, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में और बैटरी इसके ऊपर फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही है बच्चों, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब कंटिन्यूसली जब इसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूसली यहाँ पे जमा होता जाएगा तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अगर कंटिन्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि एफ की वैल्यू कंटिन्यू बच्चों इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा बच्चों ध्यान रखिए कि ये जो बैटरी फोर्स है एफ बी, ये ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि ये जो बैटरी फोर्स है एफ बी, ये ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, ऑलवेज कैसा होता है, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट जो आपने इसके अंदर इमर्स किया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमेशा आप कह सकते हैं कि जो बैटरी फोर्स होता है बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर में। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, इसको बस केमिकल से मतलब है, उस केमिकल से इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर में। कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब ये आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है फोर्स। ठीक है, अब बच्चों सोचिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर बैटरी का फोर्स अप्लाई कर रही है लेफ्ट में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फील्ड का फोर्स अप्लाई कर रही है राइट में। ठीक है, तो अगर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी आएगी कि जब दोनों फोर्स की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो दोनों फोर्स की वैल्यू जब एक दूसरे के इक्वल हो गई तो इस चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और इस चार्ज पे अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो ये चार्ज अब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव नहीं करेगा। मतलब ये जब तक ये प्रोसेस हुई, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, तब तक पॉजिटिव पे कुछ चार्ज जमा हो गया, कुछ चार्ज नेगेटिव वाली पे जमा हो गया और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में बन गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये प्रोसेस हुई, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन,
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों एफ ई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में एफ बी हो गया। और जब एफ ई इक्वल टू एफ ई हुआ तो एक इलेक्ट्रोड कैसा हो गया बच्चों, हायर पोटेंशियल पे हो गया, क्योंकि कुछ चार्ज यहाँ पे जमा हो चुका है, कुछ चार्ज यहाँ जमा हो चुका है और कुछ टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिल गई, अब चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टर्मिनल है ये बच्चों किस में मिल गया आपको, हायर पोटेंशियल पे, और ये जो टर्मिनल मिल गया आपको ये मिल गया लोअर पोटेंशियल पे। यानी कि आप कह सकते हो कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे EMF, इसे हम लोग सिंपल बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखिए यहाँ पे कि सपोज करो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी इसमें नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को मान लेता हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहाँ से इस तरफ लेके आना है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को खींच के यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको रिपेल कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इसके लिए मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वर्क डन है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पे कौन कर रहा है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को आपको बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लेके जाना है तो इसके लिए आपको जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो EMF का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स। बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्क केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल वर्क कर रहा है, और केमिकल की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बैटरी फोर्स। तो आप ये भी कह सकते हैं EMF की डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट positive charge, a unit positive charge from one terminal to another terminal। आया बच्चों समझ में यहाँ तक? तो EMF का सेकंड डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए बच्चों अभी हम लोग वर्क डन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ये अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मैं ये कहूँगा W इक्वल टू, बच्चों फॉर्मूला होता है वर्क डन का W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D है। पॉजिटिव चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्स हमने कितना अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया बैटरी फोर्स FB के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, D। ठीक है, अब मैंने कहा कि हम लोग यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया बच्चों तो ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे W अपॉन Q। बच्चों W अपॉन Q जो होता है F इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, F इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू E इंटू D अपॉन Q। बच्चों Q से Q कैंसिल आउट हो गया, E इंटू D हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग कह सकते हैं V। तो यहाँ से W अपॉन Q इक्वल टू क्या मिल गया मुझे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों V, इसे ही हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे EMF। कुछ आ रहा है समझ में? यानी कि बेसिकली यूनिट चार्ज को लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ता है तो उस वर्क्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है यहाँ तक? अच्छा बच्चों यहाँ देखिए ये जो सर्किट है, ये जो टर्मिनल से अभी कैसे है, ये ओपन टर्मिनल से आपने इन दोनों टर्मिनल्स को अभी किसी भी वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ओपन टर्मिनल्स में जब सेल ओपन सर्किट में होता है उस केस में इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम लोग कह सकते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आप दो डेफिनेशन यहाँ पे बोल सकते हैं EMF की। पहली डेफिनेशन, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ इन ओपन सर्किट।
ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं, बढ़िया डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं EMF। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो यहाँ पे डेफिनेशन बोल रही है फोर्स, लेकिन बच्चों ये फोर्स नहीं होता, ये क्या होता है, एक वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखें कि EMF कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये केमिकल पे डिपेंड करता है, ये बैटरी फोर्स पे डिपेंड करता है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चाहे सेल चार्ज हो चाहे सेल डिस्चार्ज हो, इससे EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ तक चलिए, ये हमने बात की, हमने बेसिक समझा कि EMF होता क्या है और सेल की रिएक्शंस, सेल किस तरीके से सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम लोग इस सेल को किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट करें, मतलब अब सेल किस कंडीशन में आने वाला है, अब सेल क्लोज सर्किट में आने वाला है, उस केस में इसमें रिएक्शंस या इसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं वर्किंग ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट है तो सेल की वर्किंग किस तरीके से होती है, सेल किस तरीके से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में एक सेल है, एज इट इज़ हमने एज्यूम किया, और इसको आपने एज्यूम कर लिया बच्चों इलेक्ट्रोड A, और इसको आपने एज्यूम कर लिया इलेक्ट्रोड B, और ये हमने इसके अंदर फिल कर दिया एक सॉल्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये वाला जो टर्मिनल है ये इसका हायर पोटेंशियल पे है, यानी कि ये पॉजिटिव पे है, और ये जो टर्मिनल है ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि नेगेटिव पे। इसको लिखा HP और इसको लिखा लोअर पोटेंशियल LP। ओके, अब देखिए, अब सपोज करो कि ये जो सेल है बच्चों, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ओके, यहाँ पे मैंने एक वायर एज्यूम कर लिया कुछ इस टाइप से, ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसके अंदर क्या है, ये कंडक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, चलिए, अब ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी किस पे होगा बच्चों, हायर पोटेंशियल पे, और ये भी किस पे होगा बच्चों, लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गॉट इट। चलिए, अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पे इस सेल को किसी वायर से कनेक्ट किया, अब इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कहाँ जमा होंगे, यहाँ पे जमा होंगे A टर्मिनल पे, और आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर हुए तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जमा होते 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 यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस क्या करेंगे, इस टर्मिनल से बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब देखना बच्चों, अब क्या हो रहा है कि पहले मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आया, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आया, अब नेट मेरा जो चार्ज है बच्चों वो क्या हो गया, नेट चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अगर मेरा नेट चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो गया, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे डिक्रीज होता रहेगा कंटिन्यूसली, तो आफ्टर सम टाइम ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों समझिए यहाँ पे कि अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे बैटरी फोर्स कहाँ अप्लाई करती है बच्चों, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स अप्लाई करती है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे बैटरी ने फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया इस तरफ। जैसे ही आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स ने इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, आप कह सकते हैं यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो जो अपोजिशन है वो भी पहले से कम हो गया। भाई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराने में कौन अपोज करता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से डिक्रीज हो गया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस चार्ज का अपोजिशन कम हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस चार्ज को अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाऊँ तो इसके लिए मुझे वर्क डन जो होगा वो भी पहले से कम हो गया।
ठीक है। और अगर मेरा वर्क डन कम हो गया तो अगर मैं यूनिट चार्ज की बात करता हूँ तो यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, अब यहाँ पे सेकंड टर्म हम लोग बोलने वाले हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्लोज सर्किट में हम लोग हमेशा बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की, और ओपन सर्किट में हम लोग बात करते हैं हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज के केस में जो वर्क डन हो गया बच्चों वो पहले से कम हो गया, तो आप कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि सेल के अंदर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे लेके आए क्लोज सर्किट में, तो जो वर्क करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और वो जो वर्क डन होता है वो हमेशा पहले से कुछ कम होता है, तो आप कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम होती है। कब होती है? जब सेल आपका डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो अभी वापस चलते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ बच्चों, लेकिन क्या ये जो बैटरी फोर्स है बच्चों ये हमेशा कैसा रहता है? ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन डाला है, इसके अंदर जो आपने केमिकल डाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो गया बच्चों, पहले इस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो ये जो एफ पी है ये क्या करेगा? चार्ज को खींच के अपनी ओर लेके चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आके जमा हो गया। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके जमा हो गया तो इसने क्या किया? इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इसने इसके इफेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आके जमा हो गया, और इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था यानी पॉजिटिव चार्ज बना था उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो यही काम करती है बच्चों बैटरी, कि जैसे ही सर्किट में आपने वायर को कनेक्ट किया, वायर से इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल के पोटेंशियल को कम कर दिया। कम करते ही बैटरी जो है इसके केमिकल ने क्या किया? इसके केमिकल ने एक फोर्स अप्लाई किया जिसे बैटरी फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से ये जो चार्ज है वापस इस टर्मिनल पे आ गया और उसने इस इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरीके से सर्किट में कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है और कंटिन्यूसली हमें करंट मिलता रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये सिंपल सी वर्किंग होती है एक सेल की, या फिर आप कह सकते हो एक बैटरी की। और ये जो करंट कंटिन्यू आपको कब तक मिलता रहेगा? जब तक, ऑब्वियस सी बात है, जब तक बच्चों आपका बैटरी फोर्स है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और जैसे ही बैटरी फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 हो गई यहाँ पे, तो इस चार्ज को यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं पाएगा। अगर चार्ज यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये जो वर्किंग है ये स्टॉप हो जाएगी और सर्किट में करंट पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सेल है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में? तो ये बेसिक वर्किंग होती है बच्चों किसके? इलेक्ट्रिक सेल की। तो सेल में बच्चों यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन लर्न करनी है। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है यहाँ पे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और सेकंड हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। ओके, तो पहले EMF का मतलब यहाँ पे क्या होता है? EMF का मतलब हम लोग 2 डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इन ओपन सर्किट। अगर बैटरी हमारी ओपन सर्किट में है, यानी कि जब करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है, उस केस में दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं EMF। और बच्चों टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है? एज इट इज रहेगा ये बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। आपको फाइनली लिख देना है यहाँ पे क्लोज सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आप कह सकते हैं, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। एंड सेकंड आप कह सकते हैं, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन इट इज़ क्लोज सर्किट। ठीक है, सेकंड बच्चों ध्यान रखिए, ये जो EMF होता है ये हमेशा कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। ये आप देखिए हमेशा कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है बैटरी फोर्स। लेकिन ये बच्चों नेचर में कैसा होता है? ये नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, और अगर यूनिट की बात करें बच्चों, इसकी भी यूनिट क्या होगी यहाँ पे? जूल पर कूलम वोल्ट होगी। और इसकी भी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? यहाँ पे वोल्ट होगी। ठीक है, और मैंने कहा था कि जब भी कोई सेल डिस्चार्ज होता है, तो जब सेल
डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं बच्चों, और EMF को हम लोग E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा इसके EMF से कम होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, चार्ज को ले जाने के लिए आपको कम वर्क करना पड़ता है, और कम वर्क करना पड़ेगा तो आपको आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कहानी होती है बच्चों किसकी, सेल की। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कि सेल का खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, एज इट इज़ बच्चों हमने अज्यूम किया हमारे पास में एक सेल है, इसके 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए बच्चों, इसको हमने अज्यूम कर लिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसको हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, और इसको अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने इन्वर्स किया एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, ही हमने सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये जो सेल है बच्चों यहाँ पे 2 आयन्स बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव आयन जो कि मूव करता है इस टर्मिनल की ओर, और दूसरा होता है नेगेटिव आयन जो कि मूव करता है इस टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों ये होता है कि जिस तरीके से आपने पढ़ा था लिक्विड जब फ्लो करता है तो लिक्विड की लेयर्स जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है, ये पढ़ा था हमने। यानी कि वहाँ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, एज इट इज़ ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो आयन्स है, इनके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो ये जो मोशन को अपोज करता है यानी कि यहाँ पे अपोजिशन क्रिएट होता है, और उसे हम लोग बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ द आयंस, कि आयंस के फ्लो को जो अपोजिशन ऑफर करता है कौन, सॉल्यूशन, उसे हम लोग बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और किसी भी सेल का बच्चों जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग सिंबल इस तरीके से होता है कि हमारे पास में एक सेल का सिंबल बच्चों ध्यान रखें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की लेंथ ज़्यादा होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की लेंथ, लाइन की जो लेंथ होती है वो कम होती है। तो एक सेल का बेसिक सिंबल होता है, और बच्चों ध्यान रखें कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर हमेशा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि अगर आपने एक सेल बनाया है तो सेल के लिए आपको सॉल्यूशन यूज़ में लेना पड़ेगा, और सॉल्यूशन अगर आप यूज़ में लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। बिना सॉल्यूशन कोई सेल बन नहीं सकता, इसका मतलब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक आइडियल सेल की, तो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, बट आइडियल इस नेचर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी आइडियल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली कभी भी रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता। आइडियल केस में रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो ध्यान रखिए आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग हमेशा कितना अज्यूम करते हैं, 0 अज्यूम करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सेल का सिंबल। बच्चों सेल के साथ में हमेशा आपको एक रेजिस्टेंस शो करना पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और डिनोट करते हैं हम लोग हमेशा इसको स्मॉल r से। ठीक है, तो ये बेसिक सिंबल हो गया बच्चों एक सेल का जो कि ओपन सर्किट में है। बच्चों यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने सेल के पास में ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल्स के बाहर है, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सेल के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको साइड में ड्रॉ किया है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही समझना है हमेशा कि ये जो रेजिस्टेंस है सेल का खुद का रेजिस्टेंस और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ध्यान रखें जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है पहला डिपेंड करता है वो आर इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। बच्चों डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के सेपरेशन पे। ओके, यानी कि बच्चों यहाँ देखिए अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा तो आयंस को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि अपोजिशन ज़्यादा होगा, और अपोजिशन अगर ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं बच्चों यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज करो हमारे पास में बच्चों एक रोड है। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दें यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोड है केवल बच्चों मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस सॉल्यूशन के अंदर इमर्स है।
ठीक है। तो आयंस केवल यहाँ तक मूव कर सकते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन के ऊपर है यहाँ पे आयंस मूव नहीं करेंगे। आयंस ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड के अंदर ही तो आयंस मूव करेंगे, तो जहाँ तक लिक्विड है वहीं तक तो आयंस मूव करेंगे। तो अभी मान लेते हैं हमारे पास में एक रोड है और इसके ऊपर आयंस यानी कि हमारे पास में बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हमने रोड की लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है, अभी रोड की लेंथ 1 किलोमीटर, अगर मैंने रोड की लेंथ को इंक्रीज कर दिया 2 किलोमीटर कर दिया और व्हीकल्स उतने ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कॉलिजन के एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो R प्रोपोर्शनल टू D। सेकेंड फैक्टर जो बच्चों को होता है वो होता है R प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, बच्चों कंसंट्रेशन तो आप समझ रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का मतलब अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रोड है अगर इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए, अगर अब इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो गए, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू, बच्चों ध्यान रखें रेजिस्टेंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इमर्ज्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इमर्ज्ड एरिया का मतलब समझते हैं बच्चों आप कि इलेक्ट्रोड्स का कितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, ठीक है, उस एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब अभी कंप्लीट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, अभी इतना पार्ट लिक्विड के अंदर है तो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस इतने से पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इमर्स्ड एरिया। अब बच्चों देखिए, अगर हमने यहाँ पे इमर्स्ड एरिया को इंक्रीज कर दिया, मतलब अगर सपोज करो मैंने जो इलेक्ट्रोड है हम लोग उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है। अब हमारी जो रोड है उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गया। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर ये जो रोड है इसकी विड्थ को हमने बढ़ा दिया, रोड को हमने पहले से चौड़ा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है व्हीकल्स ईजिली मूव करेंगे, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो गए, और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों से पहले से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और चौथा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसे हम लोग बोलते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। बच्चों यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे होती है ज़रा देखिए एक बार, कि अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बच्चों, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। अब ये विस्कोसिटी क्या आ गया नया वर्ड, विस्कोसिटी मतलब सिंपल समझिए आप, गाढ़ापन, कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है उससे हम लोग बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी। जैसे अगर हम लोग बात करें, इसका एग्जांपल लें हम लोग, कि हमने जैसे एग्जांपल लिया सिंपल घी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों विंटर्स में घी थोड़ा सा जम जाता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, मतलब वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग इस घी को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो आप कहते हो कि घी थोड़ा पिघल जाता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी पहले से कम हो जाती है। तो अगर हम लोग उस घी को फैलाएं तो ऑब्वियस बात है पिघला हुआ घी ज़्यादा फैलेगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, और विस्कोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों जो रेजिस्टेंस है, आयंस ईजिली मूव करेंगे। पिघला हुआ लिक्विड ईजिली मूव करता है, तो पिघले हुए घी में आयंस इजीली मूव करेंगे, और इजीली आयंस मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पहले से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिस पे किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ओके। तो बच्चों इसका सिंपल सा एग्जांपल ये भी है टेम्परेचर का, कि विंटर्स में अपनी जो कार स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल है, उसके अंदर जो बैटरी है, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों वो जम जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट जम जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर चार्ज नहीं पहुँच पाता है, और अगर चार्ज प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम क्रिएट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर कम बनती है तो ऑब्वियस बात है कार स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग कि अगर कोई भी सेल डिस्चार्ज होता है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसका ईएमएफ का फॉर्मूला, इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। हमने अज्यूम किया बच्चों एज इट इज़ हमारे पास में एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और सेल का हम लोग हमेशा देते हैं बच्चों इसका ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। वो आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे ई, और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, स्मॉल आर।
ये एक सेल का सिंबल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं सेल को हमने यहाँ पे एक वायर से कनेक्ट किया एक, और रेजिस्टेंस कितना अज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसका कैपिटल R, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट किया कि यहाँ पे स्विच से, और ये जो स्विच है बच्चों इसको अभी कैसा, ये ओपन है। तो बच्चों जब ध्यान रखें अगर ये ओपन स्विच है तो अगर यहाँ से हम लोग इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, E के इक्वल, जो कि मैक्सिमम होता है और जिसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओपन सर्किट में। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से मैंने स्विच को क्लोज किया। बच्चों जब हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि सर्किट क्लोज सर्किट हो गया, और क्लोज सर्किट में हमेशा करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ से पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा, यहाँ से इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, और यहाँ से करंट वापस इस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो बच्चों पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं V = I × R, और इसे ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि जब कोई सेल किस कंडीशन में होता है, क्लोज सर्किट में होता है, तो उसके दोनों टर्मिनल्स का क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि अगर ये टर्मिनल वोल्टेज है तो आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारे पास में एक सेल है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये जो रजिस्टेंस है सेल का खुद का रजिस्टेंस है, सेल के बाहर नहीं है, मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों टर्मिनल्स का क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा बच्चों वो से हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं हम लोग इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे कि V और I में क्या इक्वेशन बनती है। ओके, तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे KVL कुछ इस टाइप से अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL। अब बच्चों KVL अप्लाई करने से पहले आप उस लेक्चर को जरूर देखिए जिनको अभी तक KVL अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। देखिए बच्चों पॉजिटिव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेल का पॉजिटिव का पोटेंशियल यानी कि +E। आगे चले हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइन कैसा लेंगे बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, और रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, I × R। ओके, आगे चले हम लोग यहाँ पे घूम के आ गए वापस, एक रेजिस्टेंस मिल गया हमें इंटरनल रेजिस्टेंस r, तो माइनस यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा बच्चों, I × r, और फाइनली हम लोग वहीं पहुँच गए तो इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों E = I हमने कॉमन लिया R + R, तो पहला बात अगर हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो करंट की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी मिल गई हमें, I = E/R + R। ठीक है, इतना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों वापस लिखते हैं हम लोग इसी इक्वेशन को। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E- बच्चों यहाँ देखिए I × R को हम लोग बोलते हैं V, तो आप कह सकते हैं E - V - IR = 0, और आप यहाँ से अगर V की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बच्चों V की वैल्यू आ रही है E - IR। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे ये जो E होता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं EMF, ये जो V होता है इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो आप देखिए कि अगर EMF में से हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमें V मिल रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, प्रूव हो गया ये कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, बच्चों ध्यान रखना टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है, कब होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब हम लोग सेल को चार्ज करते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग, बस इतना सा ध्यान रखिए। तो दूसरा फॉर्मूला आपको लर्न करना है बच्चों, V = E - IR, और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों किसी भी सेल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सेल। यानी कि अगर आपको कोई भी सेल, अगर आपको किसी भी टाइप की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो वो जो इक्वेशन है बच्चों आपको हमेशा उस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है किससे, सेल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। V = E - IR। ठीक है, चलो थर्ड वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन से बात करें, R की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ बच्चों। यहाँ से देखिए IR को हम लोग यहाँ लेके आए तो E - V
एक अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आई। तो ये वैल्यू मिल गई हमें सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की ई माइनस वी अपॉन आई। ओके, और आई की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं वी अपॉन आर। आई की वैल्यू हम लोग कितनी पुट करें वी अपॉन आर। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू हम लोग ये भी लर्न कर सकते हैं ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ओके, तो जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इसी चैप्टर में पोटेंशियोमीटर, वहाँ पे हम लोग उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वहाँ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ठीक है, तो ये बेसिक पढ़ा हमने डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे चार्जिंग ऑफ सेल। मैंने अभी आपको क्या था, क्या कभी सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या उसकी ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, अगर सेल किस कंडीशन में हो, सेल को हम लोग चार्ज करें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं हमारे पास में एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर। ठीक है, ये अपना एक कंप्लीट सेल हो गया यहाँ पे। और इस सेल को सपोज करो बच्चों हमने एक बड़ी बैटरी से चार्ज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो बैटरी है इसको अगर मुझे चार्ज करना है तो ऑब्वियस सी बात है करंट कहाँ फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर सेल करंट देगा तो मतलब सेल डिस्चार्ज होगा, और अगर सेल करंट लेगा तो मतलब वो चार्ज होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे सेल के अंदर इस करंट को एंटर करवाना है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे इससे ज़्यादा पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं मैंने एक बड़ी बैटरी कनेक्ट की और इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना मान लेते हैं V, क्योंकि क्लोज सर्किट में तो इसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो यहाँ से मान लेते हैं करंट कितना फ्लो हुआ I, सेल में कितना करंट एंटर हुआ I, यहाँ से कितना करंट बाहर निकला I, और यहाँ से एंटर कितना हुआ बच्चों I। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे KVL। हम लोग सर्किट में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, V से स्टार्ट किया हमने तो एज इट इज़ लिखा हमने प्लस V। आगे चले हम लोग प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E। आगे चले हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I इंटू आर इक्वल टू फाइनली पहुँच गए इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए बच्चों V इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, V इक्वल टू E प्लस आई आर। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे E के अंदर आपने कुछ ऐड किया तो आपको V मिला, इसका मतलब V की वैल्यू आपको मिल गई मोर देन E। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? जब आप सेल को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों एनसीईआरटी का, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। बच्चों ईएमएफ आपको कितना गिवन है 12 वोल्ट, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बच्चों यहाँ से बोल रहा है कि बैटरी मैक्सिमम करंट कितना देगी, इसका मतलब बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज होगी। ठीक है, और जब भी कोई सेल डिस्चार्ज होता है तो करंट का फॉर्मूला भी आपने फाइंड आउट किया था बच्चों, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर आपको आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए मिनिमम, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। आइडियल सेल के कंडीशन में कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे आर को कितना पुट करें बच्चों, जीरो करें, तो आई हमें कैसा मिल जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। अगर इसको हमने जीरो पुट कर दिया, इससे कम वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते, इसको मिनिमम पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, आई मैक्सिमम हमें मिल जाएगा ई इंटरनल ईएमएफ हमें गिवन है 12 अपॉन 0.4। बच्चों ये मुझे मिल जाएगा 120/4 इक्वल टू 30 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 30 एम्पियर। गॉट इट। चलिए बच्चों एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। ईएमएफ हमें गिवन है बच्चों बैटरी का 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है स्मॉल आर इक्वल टू 3 ओम। ओके, इफ़ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। बच्चों आपको करंट की वैल्यू भी गिवन है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। बच्चों टर्मिनल वोल्टेज मतलब वी की वैल्यू भी अभी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी। ओके, तो पहले आइए जल्दी से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। आई हमें कितना गिवन है 0.5 इक्वल टू ई हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे 10 अपॉन कैपिटल आर अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस स्मॉल आर हमें कितना गिवन है बच्चों 3। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ये बच्चों मुझे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 को मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो r + 3 इक्वल टू मुझे मिल गया 20 एंड r इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे 17 ओम, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 17 ओम। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग पुट करें V इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू आर। बच्चों I की वैल्यू हमें गिवन है सर क्वेश्चन में 0.5 इंटू R की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे 17 इंटू 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 85 मीन्स 8.5 वोल्ट। ओके, तो अपना टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों 8.5 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब सेल यहाँ पे आपका डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, आइए बच्चों एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। आपको बच्चों एक सेल गिवन है, इसका ईएमएफ आपको गिवन है 8 वोल्ट, ईएमएफ आपको गिवन है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे 0.5 ओम। इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी। बच्चों इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं एक बड़ी बैटरी से और इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना गिवन है 120 वोल्ट यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। और यहाँ पे हमने लगा रखा है बच्चों एक सीरीज रजिस्टेंस 15.5 ओम। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ड्यूरिंग चार्जिंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे सेल अपना चार्ज हो रहा है और जब सेल चार्ज होता है तो ड्यूरिंग चार्जिंग बच्चों टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर। V अपने को फाइंड आउट करना है, E हमें गिवन है, R हमें गिवन है, लेकिन सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है ये अपने को यहाँ पे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ से बड़ी वाली बैटरी से करंट कितना बाहर निकल रहा है I, यहाँ से कितना करंट गया I, यहाँ से कितना एंटर हुआ बच्चों I। और जल्दी से हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई करके I की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ से KVL अप्लाई करते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉजिटिव से स्टार्ट किया मैंने तो इसको मैंने लिखा +120, आगे चले हम लोग प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे -8, आगे चले हम लोग रेजिस्टेंस के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I इंटू 0.5, आगे चले हम लोग रेजिस्टेंस के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I इंटू 15.5 और फाइनली हम लोग वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था इक्वल टू 0। बच्चों ये मुझे मिल गया 120 - 8 यानी कि ये मुझे मिल गया 112 इक्वल टू ये मुझे मिल गया I 15.5 प्लस 0.5 यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 16। और अगर हम लोग यहाँ पे I की वैल्यू को पुट करें बच्चों ये मुझे मिल गया 112/16। हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 5 6 अपॉन ये हो गया बच्चों 8 और इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 7 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों 7 एम्पियर। और अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ जल्दी से पुट करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू बैटरी का EMF कितना है बच्चों 8 प्लस I हो गया 7 इंटू R की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5, 8 प्लस ये मुझे मिल गया 3.5 यानी फाइनली हो गया बच्चों 11.5 वोल्ट। बच्चों यहाँ ध्यान दे, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज आपको EMF से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर। बच्चों ये जो रजिस्टेंस आपने एक सर्किट में कनेक्ट किया इसका क्या पर्पज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों रजिस्टेंस का काम क्या होता है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना। तो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा दिया ताकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो। ओके, आया समझ में। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया बेसिक का सेल होता क्या है और इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। सेल पार्ट 2 में हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सेल के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन और इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।